नमस्कार, न्यायालय के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद। डॉक्टर साहब फर्रुखाबाद के हैं और पेशे से चिकित्सक हैं। कोरोना काल में लगातार 24/7 तो नहीं कहेंगे, लेकिन तकरीबन 16 घंटे लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर साहब अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और इस पार्टी के जरिए लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं और जनसेवा करना चाहते हैं। आज मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा और जानेंगे क्या है उनका विजन, क्या करना चाहते हैं और क्यों जुड़े समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मिशन 22 की तैयारी में पिछड़ती हुई दिख रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सपा इसमें कहीं पे पिछड़ तो नहीं रही है। हमारे प्रयास ज़मीनी स्तर पे बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं हम मीडिया में ज़रूर पिछड़ रहे हैं। हमारा प्रयास ये चल रहा है कि जो जनता है उसके साथ जुड़ें, और इसका आप एक नया प्रमाण आप देख लीजिए। जो पंचायत चुनाव हुए हैं, इसमें जनता ने हम लोगों को भरपूर समर्थन दिया। तो ऐसा नहीं कि हम ज़मीन पे काम नहीं कर रहे, लेकिन वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं हम मीडिया में पिछड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको रोकेंगे बीच में। जनता ने आपको भरपूर समर्थन दिया, तो जिला पंचायत चुनाव आ रहा है। देखिए, मैं इसमें आपको बता दूं कि 3050 सीटें हैं पूरे अपने उत्तर प्रदेश में। 765 सीटों पे सपा जीती, 653 के आसपास सीटों पे भाजपा जीती, 1150 निर्दलीय जीते हैं, 350 पे बसपा जीती है, 50-50 पे जो कांग्रेस और आप पार्टी जीती है। ठीक है, तो अगर सपा है जी, तो अगर आप देखें तो भाजपा को 20% के आसपास जनता ने पसंद किया, 80% जनता ने नकार दिया। फिर एक चीज़ सवाल ये उठता है कि जिस जनता ने केवल 20% से भी कम भाजपा को पसंद किया, आखिर उनके 90% अध्यक्ष कैसे बन गए? जी, बिल्कुल बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं सीधी बात यह है कि जनता ने जो समर्थन जिन्हें दिया, तो कहीं ना कहीं पे इसमें धनबल और शासन का कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक दुरुपयोग हुआ है। और ऐसा दुरुपयोग हुआ है, लोग जो पहले कहते थे कि सपा गुंडों की पार्टी है, आज स्थिति ये है कि एक गैंगस्टर और खड़ा हो गया। नहीं, आपको क्या लगता है? कई लोगों ने ये कहा कि सपा ने जैसा पिछली बार किया था उसकी पुनरावृत्ति हुई है। देखिए, सपा ने जो किया था उसमें छोटे कार्यकर्ताओं के लेवल पे कुछ चीज़ें हुई होंगी, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस बार जो चीज़ हमें देखने को मिली है, वो देखने को मिली है कि IAS IPS अपने आप को मजबूर दिखे। मुझे हम लोगों ने जो अपने अपने क्षेत्रों में देखा है, तो वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी मजबूर दिखे। उन्हें था कि हमें ये कार्य करना है, हमारे ऊपर से ऑर्डर्स हैं, हमें ये कार्य करना है, चाहे किसी भी कीमत पे हम करें। आपका आरोप है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बल के बूते जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर कब्जा किया। देखिए, सांच को आँच क्या, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब जनता ने 20% से भी कम उस पर आपको चुना है, तो सीधी सी बात है 90% पे आप आए कैसे? केवल शासन का दुरुपयोग करके, और एक लालसा जो पैदा हुई है कि हमें हर जगह सत्ता चाहिए, चाहे वो जिला पंचायती चुनाव हो, चाहे बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे दुनिया भारत, हो सकता है थोड़े दिन बाद विदेशों में भी जो इलेक्शन हो उनमें भी जो हो कि भाई हमें वहां पर भी अपनी सत्ता चाहिए। अच्छा, एक सवाल और। सपा की मूल प्रवृत्ति है संघर्ष करने का और सड़कों पर प्रदर्शन करने का। इस बार सपाई कहीं लुप्त दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी ने अभी अपना एक प्रोग्राम शुरू किया था, हर जिले में 2 दिन दे रहे थे, लगातार उनका अनवरत उन्होंने कार्य किया। लेकिन बीच में कोरोना के चलते कई बार हमारे इन प्रक्रियाओं में बाधा पड़ी है। चूँकि लॉकडाउन हो गया, तो यहाँ पे हमें कई बार ये देखना है कि जो हमारी जनता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कैंपेन, हमारे उसकी वजह से जनता खतरे में आ जाए। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि अपनी सत्ता पाने के लिए हम बड़ी बड़ी सभाएं करें और शाम को हम ये कहें कि भाई 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी,
और लाखों की भीड़ इकट्ठी करके हम जो है अपनी सभाएं करके अपनी सत्ता की लालसा को पूरी करने का प्रयास करें। आपका आपका इशारा बंगाल की ओर है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन इसी बीच एक सवाल और, क्या सपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है? अब ऐसी कल्चर से राजनीति की जाएगी? देखिए साहब, कांग्रेस आज जो कांग्रेस ने किया है उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। जी भाजपा भी एक बड़ी कांग्रेस बन गई है। अगर आप देखें तो ये जो वीआईपी कल्चर जिसे आप कहते हैं, जो एसी कल्चर है, आज भाजपा के पदाधिकारी से लेके जितने भी लोग देख लीजिए, उन सब में इसका बहुत बड़ा असर आया है। हूटर और लाल बत्ती तो हटा दी गई है। देखिए, हूटर और लाल बत्ती हटाने से आप एक बात बताइए, आज एक बहुत जितने जनप्रतिनिधि हैं भाजपा में, उनका एक ही कहना, साहब हमारी तो चलती ही नहीं। अगर और ऊपर संगठन वाले कहते हैं कि हमारे विधायक तो ये तो सब किसी काम के नहीं, किसी तरीके की इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी देते तो कोई काम करा ही नहीं पाते। तो फिर आप एक बात बताइए, नाकारों की फौज कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि जब मान लीजिए आपने कहीं पर भी जब चयन किया था इन लोगों का, तो आपने क्या देखा? आपने ये नहीं देखा कि जिन लोगों को आप टिकट दे रहे हैं वो लोग कोई ऐसे तो नहीं जो बिल्कुल ही बेकार किस्म के हों। आपने एक ऐसी फौज खड़ी कर दी, और दूसरा उन लोगों पे आप अविश्वास अपना जता रहे हैं। उसी संगठन के वो लोग हैं, उन पे आपको विश्वास नहीं। तो आपको लगता है कि जिस तरह से पैसे के बूते एक और पार्टी है टिकट दिया करती थी, कुछ वही कल्चर भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है? देखिए, अब संगठन मंत्री जब जो है किसी पार्टी के जिले का दौरा करें और डीएम से ही मिलके अगर चले जाते हैं, जनप्रतिनिधियों से बिना मिले, जनप्रतिनिधियों को इसकी खबर नहीं मिलती है, तो देखिए कुछ शब्दों में ही सब कुछ मैंने कह दिया। यहाँ पर जो है छिपाने के लिए कुछ नहीं है। सवाल तो था कि सपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है और आपने भाजपा के कांग्रेसीकरण की बात आप करी। देख लीजिए, अगर आप गौर करके देखिए तो जो कार्य पहले कांग्रेस ने समाज को बांटा, उसने हिंदू व मुस्लिम में बांटा और दलित में बांटा। जी इन्होंने तो उसने केवल 3 भागों में समाज को बांटा। ठीक है। लोग कहते थे डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की प्रथा है। साहब, सबसे बड़ा फाइनल जिसे कहना था फाइन डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो है वो भाजपा ने किया। एक ही समाज को सैकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। जी आज अगर आप देखिए, अब हर टुकड़े की हम तुष्टीकरण करते हुए घूम रहे हैं, और इसका ज्वलंत उदाहरण है जो आपका अभी सरकार में जो उसका मंत्रियों की जो संख्या, मंत्रिमंडल बढ़ाया गया, ये बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है कि अब हमें हर वर्ग को जो हमने बांटा हिस्सा, उसका तुष्टीकरण हमें करना है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जातीय समीकरण हुआ, इसकी राजनीति जिम्मेदार है। कोई आता है और कहता है सन ऑफ मल्ला, कोई आता है, मतलब अब जातीय विशेष की पार्टी, राजभरों की पार्टी है तो सुहेलदेव राजभर पार्टी है, और पारख महासंघ बना तो पासियों की पार्टी है। अब जब जातीय आधार पर पार्टी बन रही है, तो क्या आप ये नहीं लगता है कि राजनीति बांट रही है समाज को? एक बात बताइए जी, भारतीय जनता पार्टी में हर जाति का एक प्रकोष्ठ है। हाँ है। तो इसकी नींव किसने रखी? इससे पहले कि आपको कभी इस तरीके की चीज़ें दिखती थी? बहुत कम दिखती थी। आज हर जाति का एक प्रकोष्ठ हो गया। हर जाति को एक अलग संज्ञा दे दी गई कि तुम एक अलग समाज हो, तुम्हारा एक अलग अस्तित्व है। बिल्कुल। जब सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए, आप संविधान की मूल भावनाओं से प्रेरित ना होते हुए, आप अपनी केवल सत्ता की पाने की जो लालसा है उसके चलते जब समाज का आप विभाजन करते हैं, तो सीधी बात है, विभाजित समाज कभी भी सशक्त नहीं हो सकता। लेकिन प्रकोष्ठ की जो आपने बात की, प्रकोष्ठ तो प्रोफेशन के आधार पर बांटा गया था। आपको कहाँ लग रहा है कि जातिगत बातें हो रही हैं? देखिए, हर जगह देख लीजिए, हर जितने प्रकोष्ठ हैं। अब एक बात बताइए, एक लोहार है, ठीक, उसकी जाति भी आज है लेकिन उसका काम भी वही है। एक बढ़ई है, उसकी जाति भी वही है और काम भी वही है। देखिए, चाहे कान आप इधर से पकड़िए, चाहे कान आप उधर से पकड़िए, बात एक ही आती है कि आप समाज को छोटे छोटे जाति उसमें बांटना चाहते हैं ताकि ये लोग संगठित ना हो सके, और हम भी एज ए कारपोरेट जाइंट हम उन छोटी छोटी कंपनियों को अपना होल्ड हमेशा बनाए रखें। अच्छा, मैं अब आपने चूंकि जातीय समीकरण की बात की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मिशन 2022 को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से जातीय समीकरण को साधा है, इस बड़े वार का आपकी पार्टी कैसे मुकाबला करेगी? देखिए साहब, पहली चीज़ तो ये है कि 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इलेक्शन नहीं, ये इलेक्शन अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच का है। जी बिल्कुल। सीधी सी बात है। देखिए, जाति समय सपा ने कभी भी जाति समीकरण को, ठीक है, साधा है, लेकिन कभी ये नहीं किया कि पूरे समाज को ही हम छिन्न भिन्न कर दें। हम सबको साथ लेके चलेंगे। हम जो हमारी भारतीय संस्कृति की मूल धारणा है, वसुदैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हों। हम यही मूल मंत्र लेके चलेंगे। हम उस भारतीय संस्कृति के लोग हैं जो दुश्मन को भी अपना मित्र मान के चलते हैं, और कभी अगर उसके दिक्कत हो तो उसके दुख में भी साथ खड़े होंगे। लेकिन आपको लगता है कि योगी बनाम अखिलेश ये चुनाव होगा? बंगाल की तरह कहीं न कहीं ये जैसे बंगाल में ममता बनाम मोदी हो गया था, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी अखिलेश बनाम मोदी होना तय है। आपकी तैयारी कितनी है ये आप जानें। देखिए, यहाँ पर अखिलेश बनाम योगी का एक दूसरा प्रारूप भी है। जी, वो क्या है? वो प्रारूप ये है कि यहाँ पर जब भी हम जी सुरक्षा की बात करेंगे, जी सेवा की बात करेंगे, जी शिक्षा की बात करेंगे, जी। स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो तुरंत वो चीज़ें जो हैं वो सीधे मोदी जी की तरफ डाइवर्ट कर दी जाती हैं। यानी आप 4 से की बात कर रहे हैं: शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। ठीक है। इन्हीं 4 मूल मंत्रों पे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों पे राज करेगी। हम सेवा से सत्ता में आएंगे, ना कि धनबल और जाति समीकरण, आपके धार्मिक सामाजिक विच्छेदन से नहीं। हम पूरे समाज को एक साथ लेके चलेंगे, हम किसी को बांटेंगे नहीं। तो आपको लगता है कि जैसे बड़े मुद्दे आएंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी अखिलेश बनाम मोदी कर देगी, और जब लोकल मुद्दे आएंगे, छोटे मुद्दे होंगे, तो अखिलेश बनाम योगी कर देगी। तो अब आपको 2 लोगों से लड़ना है, अब मुकाबला बड़ा हो गया है, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय हर व्यक्ति त्रस्त है। चाहे किसी भी मूलभूत समस्याओं को ले लीजिए आप, चाहे बिजली की ले लीजिए, चाहे पानी की ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य की ले लीजिए, चाहे सुरक्षा की ले लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है, आज हमारे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच चुका है। लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। देखिए साहब, कह तो वो ये भी रहे कि गड्ढे हमारे सड़कें मुक्त हो गई, जबकि मैं आपको बताऊं ये कितना बड़ा विकास हुआ है अपने उत्तर प्रदेश में। जहाँ 2 इंच का गड्ढा होता था, आज वो 1 फुट का हो गया है। ये भी विकास हमारे यहाँ ही हुआ। जो रिश्वत जो है पहले 5,000 मोती चलती थी, आज वो 15 से 20,000 हो गई है। और आदमी कहे तो कहे किससे भाई? इतना प्रचंड बहुमत दिया गया, केवल इसलिए दिया गया था कि आप जब आएंगे तो आपने जो वादे किए हैं कि देश में जो है हर नागरिक को समान अधिकार होंगे, समाज का हम विघटन नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश को हम विकास की एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। आज आप देख लीजिए विकास, एक काम आप हमें बता दीजिए पिछले 4.5 साल में जो उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पे कहीं पर हुआ। पिछली बार जब चुनाव लड़े गए थे, तब अखिलेश ने एक नारा दिया था, काम बोलता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका एक वो निकाला, कारनामा बोलता है। तो इस बार इनके कामों का लेखा जोखा लेके समाजवादी पार्टी आएगी क्या? एक बात बताइए, जब इनने कोई काम ही नहीं किया तो हम क्या लेखा जोखा लेके आए? साहब, पूरे 4.5 साल जो है, जो कुछ एक काम ऐसा नहीं है जिसे मैं तो खुद, आप उनसे मुझे छोड़ दीजिए, मैं समाजवादी विचारधारा का हूँ। आप भाजपाइयों से पूछ लीजिए कि भैया 4.5 साल में तुम्हारी सरकार ने क्या काम किया। जब आप काम ही नहीं करेंगे तो कारनामे तो प्रशासनिक लोग कर ही रहे। भ्रष्टाचार आज चरम पे पहुंच गया। और आप देख लीजिए दूसरी लहर में किस तरीके से जो है लोग कहते हैं कि जो है व्यवस्थाएं, मैंने देखा है कैसे सिस्टम कोलैप्स करे, कैसे सिस्टम कोलैप्स करे।
आप लोगों ने वैश्विक महामारी में, जिसमें कि एक मेडिकल इमरजेंसी थी, जी उच्च स्तरीय मीटिंगें होती थी। जी किसी उच्च स्तरीय मीटिंग में, आप तो देखिए इतने बड़े पत्रकार हैं, आपने कभी ये देखा है कि उच्च स्तरीय मीटिंग में कहीं डॉक्टर उसमें दिखे आपको कभी? ना, ये आपकी, मैं आपकी इस एक बात से सहमत हूँ कि इस बार आईएएस अफसरों ने अपने हिसाब से इस आपदा को नियंत्रण में किया है। इन्होंने डॉक्टरों का कहीं कोई समर्थन नहीं लिया, दूर दूर तक डॉक्टर नहीं थे। तो अब आप एक बात बताइए, इसका मतलब या तो ये है कि हमारे यहाँ जो राजनेता हैं उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई कर ली, जी जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं वो भी एमडी एमएस हो गए, तो उन्हें किसी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं। और जब डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है जी तो फिर यार काहे डॉक्टरों को हमेशा कोसते रहते हो कि डॉक्टरों ने कुछ नहीं किया, डॉक्टरों ने कुछ नहीं किया। भाई यू आर ऑलरेडी ए क्वालिफाइड पर्सन, यू आर ऑलरेडी ए डॉक्टर। जब आपको कहीं पर भी, आप विदेशों में देखिए, व्हाइट हाउस में जब कोरोना हुआ तो सबसे पहले वहाँ के जो एपिडेमियोलॉजिस्ट थे वो माइक बोल रहे थे, ट्रंप नीचे बैठे हुए थे, जितना प्रशासनिक अमला था नीचे बैठा हुआ था। डॉक्टरों ने कहा कि भाई इस तरीके से हमें मैनेज करना है। प्रशासनिक अमले और राजनेताओं ने उसे वैसे ही फॉलो किया, उन्हें उसके सहयोगी बने। यहाँ पे क्या हुआ कि प्रशासनिक अमला और नेता ऑर्डर कर रहे थे डॉक्टर साहब तुम ऐसे इलाज करो, नतीजा आपके सामने। आपके सामने। जहाँ पे हम हजारों लोगों को, लाखों लोगों को बचा सकते थे, जी वहाँ नतीजा ये हो गया कि हमने उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया। सरकार की तरफ आदमी कब देखता है? जब परेशान होता है। जब महामारी कोई आती, जब बड़ी विपदा आती, जब प्राकृतिक आपदा आती है, तब सरकार की तरफ देखता। वैसे तो इस सरकार में आदमी पैसा दे के हर जगह काम चला ही रहा है। जी बिल्कुल। और उस टाइम आपने क्या किया? आपने हमें ऐसे असहाय छोड़ दिया। कई लोगों ने, राजनीति के कई जानकारों ने अपने कोरोना मुद्दा उठाया, तो राजनीति के कई जानकारों ने ये कहा कि पहली बार हमने जीवन में कोलैप्स सरकार देखी है। तो कहाँ कहाँ कोलैप्स हुई, कुछ आपकी नज़र में है? देखिए, कोरोना का जब मैनेजमेंट अगर करना है, पहली चीज़, भारत में 85% जो मेडिकल फील्ड है वो प्राइवेट डॉक्टर्स देखते हैं। ठीक है। केवल 15% जो है वो सरकारी सिस्टम उसमें इलाज करता है। जी आपने प्राइवेट डॉक्टरों के साथ कभी कोई मीटिंग करी? नहीं की। नहीं करी। सरकारी डॉक्टरों के साथ आपने कभी कोई मीटिंग करी? नहीं करी। अब हमें एक जो सिस्टम बनाना था कि सरकारी डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर, प्रशासनिक अमला, इन तीनों के बीच एक सामंजस्य बैठाना था। ठीक है। हमारा सामंजस्य तो दूर छोड़ दीजिए कि किसी को पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है। सब अपने अपने हिसाब से, सब अपने अपने, हर एक अपनी 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 बीन जी। अपनी अपनी बजा रहा था। नतीजा क्या हुआ? हमारे वेंटिलेटर खरीदे गए। जी अब वेंटिलेटर भाई सरकार ने खरीदे, जी। सरकार ने पहुंचा दिए। डॉक्टरों की पूछा ही नहीं कि भाई वेंटिलेटर के लिए आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे? जरूर डालेंगे। अब गाड़ी आपके पास पहुंचा दे, उन्हें जाओ अब चलाओ जाके बिना पेट्रोल के, तो वो तो संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो है, जब आपने जहाँ जहाँ वेंटिलेटर भेजे जी वहाँ पे सेंट्रल ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछी है या नहीं है, आपने कभी जानने की कोशिश करी? नहीं की। नतीजा क्या है कि जब वेंटिलेटर खड़ा हुआ जी और सेंट्रल, अगर आपने 20 वेंटिलेटर लगाने हैं, 20 वेंटिलेटर के लिए जो सेंट्रल पाइपलाइन होती है वो मुश्किल से 1 लाख रुपए का खर्चा आता है उसमें। तो आपने 1 लाख का खर्चा नहीं किया, 20 वेंटिलेटर जो आपने करोड़ों में खरीद लिए वो आपने खर्चा पूरा कर दिया, वो अपने कूड़े में डाल दिया। कूड़े में डाल दिया। लेकिन जो पेट्रोल गाड़ी में डालना है वो आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल रहे, बिना पेट्रोल के गाड़ी चलाने का आप मतलब कि भैया चलाओ जैसे चाहो वैसे चलाना। डॉक्टरों से आप कह रहे वेंटिलेटर पे लगाओ मरीज, तुम जो भले चाहे तुम्हारे पास ऑक्सीजन है या नहीं है, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, तो बस मरीज को वेंटिलेटर पर लगा दो ताकि मैं एक फोटो खींच सकूं और उसे अपलोड कर सकूं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, चुनाव आने की जैसे डुगडुगी बजी, उसके पहले ही चाचा भतीजा के मेल की एक कहानी बन गई थी और उस बीच में सीबीआई आ गई। आपको क्या लगता है कि मायावती की तरह सीबीआई से सपा को भी डराना चाहती हैं? देखिए, जहाँ पर भी सत्ता का जहाँ पर भी दुरुपयोग किया जा सकता है, इस टाइम
बीजेपी में जो लोग बैठे हैं वो इसमें पारंगत हैं। जी उन्हें अच्छे से पता है कि जब तक हम दूसरी पार्टियों को तोड़ेंगे नहीं, एक मजबूत विपक्ष पैदा नहीं होगा। ठीक है। और जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक जैसी मनमानी हम करना चाहेंगे वैसी हम करेंगे। जनता की हम नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है, जनता के साथ हमें जो कुछ करना है हम वो करते रहेंगे। इसमें ही एक एक कड़ी है कि जब जब ये चीज़ आती है कि माननीय अखिलेश जी और शिवपाल जी के साथ उनका जोड़ होने वाला है, जी। तुरंत सीबीआई सक्रिय हो जाती है। जी इसका सीधी सीधी बात है, किसी भी तरीके में लोकतांत्रिक मूल्यों का जी कहीं पर भी जहाँ पर भी हनन किया जा सकता उसका करने के लिए ये लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत में एक सही लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो। यानी आपका आरोप है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, इसमें आप प्रत्यक्ष रूप से देख लीजिए, आज हमारी बहन मायावती जी को ले लीजिए, जी एक भी शब्द उनका, वो एक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी लेकिन आजकल आप अगर गौर करके देखिए वो भारतीय जनता पार्टी की एक बी पार्टी के रूप में काम कर रही है। किसी भी तरीके से जहाँ पर भी सपोर्ट होता है भारतीय जनता पार्टी को, वो पर्दे के सामने या पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी को पूर्णतः सपोर्ट कर रही है। अच्छा, एक सवाल आपकी पार्टी का, क्या बिना चाचा भतीजा के मिले आप चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, ये प्रश्न मेरे लिए कहना अभी, मैं चूँकि प्रवक्ता हूँ तो मेरे लिए कहना अभी इतना आसान नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कह सकता हूँ, आज अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं और जो उन्होंने कार्य किए थे वो आप निश्चित तौर पे मानिए हर व्यक्ति उन्हें याद कर रहा है, सराह रहा है। और भविष्य में जो उन्होंने समाज को परिवर्तित करने की एक क्रांति शुरू करी थी, लोग उससे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हमारे भविष्य में ऐसा ही व्यक्ति जब हमारे सत्ता में आएगा तो उत्तर प्रदेश का उद्धार होगा। यानी कि अभी चाचा भतीजे दोनों के मिलने की बातें दूर दूर तक है, उसमें कोई अभी आसपास आने का कोई योग नहीं दिख रहा है। देखिए, इसमें मेरे लिए कहना थोड़ा मुश्किल होगा, मेरे लिए इसमें कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई परिवार में ही हैं सभी लोग, तो सीधी सी बात है, नाराज़गियाँ हो सकती हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद चीज़ों में बदलाव आना चाहिए। यानी आपका ये कहना है कि चुनाव में यदि आफत में अखिलेश दिखे तो शिवपाल का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। देखिए, सीधी सी बात है, परिवार में कभी कभी विषम परिस्थितियाँ आ जाती हैं, लेकिन खून तो फिर खून ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल, 22 में जीतने का आपका मूल मंत्र क्या होगा? 22 में समाजवादी पार्टी के जीतने का मूल मंत्र है, पहला सेवा, दूसरी शिक्षा, तीसरी सुरक्षा और चौथा स्वास्थ्य। इन्हीं 4 मूल बिंदुओं पे हम लोग समाज में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनके दिलों में जगह बनाएंगे और 2022 में अखिलेश जी को पुनः सत्ता में स्थापित करेंगे। सेवा तो मैं मान सकता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये तो वर्तमान सरकार के हाथ में है, उस पर आप कैसे बात करेंगे? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बहुत सी सरकारी योजनाएं चल रही, लेकिन उन सरकारी योजनाओं को जन जन तक, सरकार का कार्य है कि वो जन जन तक उन सरकारी योजनाओं को पहुंचाए, लेकिन सरकार इसमें बिल्कुल विफल रह रही है, वो कहीं पर भी ये नहीं पहुंचा पा रहे। हम लोग साप्ताहिक सेवा प्रोग्राम बना के अलग अलग विभिन्न योजनाओं को, जैसे विकलांग पेंशन योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, आपकी बालिका विवाह अनुदान योजना है, आपकी टीबी के मरीजों का चिन्हीकरण, उनका फ्री इलाज और 500 रुपये मासिक उन्हें जो है जो आर्थिक मदद मिलती, इस तरीके से विभिन्न सरकारी योजनाएं हम लोग उन्हें लेके जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें उन सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ में कोरोना की जो तीसरी लहर आ रही, अभी आप गौर करके देखिए, अखिलेश जी इस टाइम जो डॉक्टर कम्युनिटी है उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव पैदा कर रहे हैं। ठीक है। मैं यहाँ फर्रुखाबाद से हूँ, डॉक्टर अरविंद, बरेली में डॉक्टर राम सिंह कुशवाहा, न्यूरो फिजिशियन, उनके साथ भी उन्होंने अपने साथ अटैच किया। तो हम डॉक्टरों की पूरी टीम मिलके एक काम कर रही है कि अगर मान लीजिए
जी सरकार ने तो मान लिया कि भाई हमारे यहाँ कोरोना खत्म हो गया, जी लेकिन हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे रिसर्च सेंटर वाले जितने वैज्ञानिक हैं, वो सब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, खतरा हमारा बना हुआ है। तो सीधी सी बात है, सरकार करे या ना करे, हम लोग मिलके समाज को डेल्टा वायरस से या कोरोना की तीसरी लहर से बचाने का समुचित प्रयास करेंगे। जितना प्रयास कर सकते हैं उतना करेंगे। और सुरक्षा पे आप क्या करने की बात कर रहे हैं? देखिए, सुरक्षा पे आज जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा या हमारे टाइम में ये क्राइम रेट कम हुआ है, देखिए साहब, ऐसा कुछ नहीं। एक सिस्टम बनाया गया था जी अखिलेश जी के समय में डायल 100 का, और जब वो सिस्टम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, जी आज उसका नतीजा ये है कि हमारे समाज में क्राइम की लोग क्राइम करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि उन्हें पता है कि 5 से 7 मिनट के अंदर पुलिस यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन उसका नाम तो बदल गया, अब तो 112 हो गया है। अब देख- अखिलेश की बात कहाँ? देखिए, अब 112 कर लीजिए, चाहे 1001 कर लीजिए, चाहे 1001 कर लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर बदल सकते हैं आप, लेकिन जो कार्य है उसकी पृष्ठभूमि आप नहीं बदल सकते। यानी कि सेवा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा पे काम करके आप मिशन 2022 में जनता के बीच जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। ये थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद। समाजवादी पार्टी के पहले शब्द स से इन्होंने 4 शब्द निकाले हैं। पहला सेवा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा शिक्षा और आखिरी सुरक्षा। इनका दावा है कि सरकार जो भी सुरक्षा का आज दावा कर रही है वो अखिलेश के जमाने के एक तंत्र के कारण हुआ है। क्या होगा मिशन 2022 में? साइकिल चलेगी या साइकिल रह जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इनकी तैयारियों से ऐसा लग रहा है कि अब की बार मिशन 2022 में जंग बड़ी होगी, लड़ाई बड़ी होगी, और लड़ने के लिए दोनों तरफ से सेनाओं को बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो है, धन्यवाद। बहुत बहुत